See, this is your last unit, and in last unit, chapter number 22 is about the contemporaries issue in management. See, contemporary means the world around you right now, आज की डेट में. ठीक है ना. जब हम आज की डेट में जितने भी आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या पढ़ते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, वो सारे इशू थ्रू आउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे डेवलप हुए हैं. बट विद द टाइम जैसे जैसे मार्केट चेंज होती है, जैसे जैसे लोग चेंज होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है. तो इन दैट वे there has been a lot of changes which has been faced by, or you can say which has been seen by today's manager. आज के टाइम में आज के managers, because of the changes in the market, because of the changes in people thinking, because of the change in structures, जो issues face करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं contemporary issues. Those contemporary issues has been bifurcated into 2 chapters, so I'll be discussing those in these video. See, first is about the BPR, though there have been 9, so I mean included in your coursework. And first is about BPR. See, BPR is basically business process re-engineering. So its acronym becomes BPR. The theory was given by Michael Hammer in 1990. What exactly he was saying is that when you are talking about organizations, when you are talking about certain changes, then there should be certain aspects जहाँ पे आप improvement कर सकते हो. Supposedly quality, output, maybe cost, maybe service, maybe speed. What he says कि अगर आपके जितने भी पुराने मेथड्स हैं, इफ़ दे आर नॉट वेल डिफाइंड, इफ़ दे आर नॉट एबल टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस एटलीस्ट उससे पहले के जितने भी थे, देन व्हाट एग्जैक्टली इज इम्पॉर्टेंट इज कि आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट योर बिजनेस नीड इज. देखो, किसी भी प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा लो मानी जाती है, या उसे आप स्लो मानते हो. वो स्लो क्यों होती है? इसका मतलब ये है कि मे बी आपका प्रोडक्ट इज़ नॉट एज मच रिक्वायर्ड और मे बी एज मच इन डिमांड एज वट इज़ इन अर्लियर. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको एक सक्सेस चाहिए बिजनेस में, तो वक्त के साथ, टाइम के साथ जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में चेंजेस आते हैं, ग्लोबल कंपटीशन में चेंजेस आते हैं, मार्केट में चेंजेस आते हैं, कस्टमर की नीड्स में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आपको अपने प्रोडक्ट में अडेप्ट करने ज़रूरी होते हैं. समटाइम व्हाट ऑल्सो हैपेंड इज़ कि आप कस्टमर सर्विस में या टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे अपने प्रोडक्ट में अडेप्ट नहीं कर पाते. दैट इज़ वाई मे बी योर प्रोडक्ट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड और मे बी बॉट इन द मार्केट. इसका मतलब कंपनीज को ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी कि हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट सो दैट देयर प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड एवरी टाइम बाय द कस्टमर. ठीक है. सो BPR क्या है? BPR एक अप्रोच है. BPR ये अप्रोच है कि जो आपकी रिडंडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी रिडंडेंट का मतलब होता है विच आर नॉट रिक्वायर्ड. तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा काम है जो ह्यूमन मैनुअल ज़रूरी है, कौन सा काम है जो ऑटोमेटेड टर्म्स में हो सकता है, कौन सा काम है जो मशीन कर सकती है, कौन सा काम है जिसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी, अगर सिंपल लैंग्वेज में, इफ अ पर्टिकुलर वर्क फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज बाइफिकेटेड इनटू 9 एक्टिविटीज़, मतलब इनपुट से लेके आउटपुट तक कंप्लीट करने में आपको उसमें 9 प्रोसेसेस, 9 एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है. यू नीड टू आइडेंटिफाइड वेदर एग्जैक्टली दोज 9 आर रिक्वायर्ड. क्या ऐसा तो नहीं है कि उन 9 में से 2 हटाई जा सकती है? वो 2 जो हटाई जा सकती हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं है, वो रिडंडेंट है. क्या ऐसी हैं कि कुछ के लिए तो मैनुअल रिक्वायरमेंट ही है, यानी ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, बट कुछ को आप ऑटोमेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो सो दैट उनकी स्पीड बढ़ जाए. यू नीड टू मेक श्योर कि बाय इंक्लूजिंग टेक्नोलॉजी, बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस, क्या आप कॉस्ट बचा सकते हो, क्या आप टाइम बचा सकते हो, क्या आप प्रोडक्ट को बेटर कर सकते हो. ये आपका BPR में गोल है. BPR को लोग BPI भी सोचते हैं. वी आर नॉट सेइंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस प्रोसेस इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट, सॉरी, वी आर री इंजीनियरिंग. वट वी आर सेइंग इज कि BPI में क्या होता है, यू आर ओनली कंसर्न विद मेकिंग अ वेरी स्मॉल चेंजेस इन द प्रोसेस टू मेक इट लिटिल मोर कंफर्टेबल. लेकिन BPR का मतलब होता है द रेडिकल चेंजेस. रेडिकल चेंजेस मीन्स ड्रास्टिकली चेंजेस. मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्टिंग द होल प्रोडक्ट, गिविंग इट अ न्यू थॉट, गिविंग इट अ न्यू अप्रोच. वो आपका BPR है. BPR जो है उसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो हैं ये 4. सबसे पहले आप प्रोसेस से कंसर्न्ड हो, ऑब्जेक्टिव से नहीं. जब आप BPR की बात करते हो तो आपका मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी एफिशिएंसी को टाइम के साथ बेटर करना. दूसरा, आप उसे रीडिज़ाइन करने की बात करते हो. देखो, रीडिज़ाइन का क्या मतलब होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में, कभी किसी आर्किटेक्चर का कोई वीडियो, कोई
पेज, कोई फोटो उठा के देखो, बिफोर एंड आफ्टर, स्पेस वही होता है, घर वही होता है, कमरा वही होता है, लेकिन वो उसको अपनी थॉट प्रोसेस से एक न्यू लाइफ देता है। दैट इज बीपीआर। बीपीआर इज सेम अबाउट बिजनेस की प्रोसेस चेंज नहीं हो रही है, काम वही करना है, इनपुट आउटपुट में कोई फर्क नहीं आ रहा, बट मे बी यू आर गिविंग इट अ न्यू वे ऑफ थॉट। दूसरा, इट्स री इंजीनियरिंग, इट्स इंजीनियरिंग, नॉट इट्स नॉट इंजीनियरिंग, यू आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, यू आर गिविंग इट अ न्यू मीनिंग, तो इट इज री इंजीनियरिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने बोला, आप कमरे को दोबारा कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसमें दोबारा ईंटें नहीं लगा रहे हो, आप उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसे सिर्फ एक न्यू लुक दे रहे हो, ये ही री इंजीनियरिंग है। आप उस प्रोडक्ट की, उस प्रोसेस की कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, किसी चीज़ में एक ऐसी ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हो कि कंज्यूमर उससे पहले से ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। दूसरा, अगेन थर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कस्टमर ओरिएंटेशन। सी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओवरऑल स्टेक होल्डर, ठीक है, तो जो बीपीआर है वो मेनली कस्टमर को टारगेट करता है। जब बीपीआर की बात करते हो तो बीपीआर का फोकस होता है कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाना। एंड देन information technology, when we are talking about bpr is about the business process re-engineering and it is just not possible without the IT industry. so जो आपकी ये जो reprocessing है, re-engineering है, ये बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकती है, whether either you can do it manually or through automation. now the point is IT को जब हम यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं, तो हमारा काम ही यही होता है कि हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को सिंपल बनाएं, लेकिन कंज्यूमर के लिए। ठीक है। आप हर वक्त ह्यूमन को मशीन से या मशीन को ह्यूमन से रिप्लेस नहीं कर सकते। बीपीआर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई, ये आपका काम है आइडेंटिफिकेशन की, कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनके लिए ह्यूमन ही रिक्वायर्ड है, कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनके लिए आपका ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है। नाउ हिस्ट्री ऑफ बीपीआर, सी एज यू हैव ऑल्सो सीन 1990 में स्टार्ट हुई थी, तो काफ़ी पुरानी प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन व्हेन इट स्टार्टेड विद सर्टेन कंपनीज आफ्टर रियलाइजिंग, वेस्टर्न कंपनीज आफ्टर रियलाइजिंग कि जो जापानीज कॉन्सेप्ट होते हैं दे आर क्वाइट इन टाइम। इन टाइम का मतलब है वो टेक्नोलॉजी को बहुत पकड़ के रखते हैं, वो विद द टाइम उनकी टेक्नोलॉजी उसी पेस में चेंज होती है जिस पेस में एक्चुअली टाइम चेंज हो रहा है। तो वाई दे आर सो अपफ्रंट, वाई दे आर सो ऑलवेज, कहते हैं ना, वन स्टेप अहेड ऑफ एवरी वन। जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं दे हैव अ वेरी सेपरेट सेल एक्टिविटीज़। नाउ सेपरेट सेल एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि व्हाट दे हैव डन इज कि दे हैव ऑर्गेनाइज देयर एक्टिविटी बाय द टाइप ऑफ मशीन रादर देन बाय द फंक्शंस। यानी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं किस तरीके की वर्किंग है, किस तरीके की मशीनरी यूज़ हो रही है, किस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, उसके बेसिस पे डिपेंड होता है, ना कि फंक्शंस के। दूसरा, उनका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम नहीं है, उनका हिरारिकल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, उनका एक सेमी ऑटोनोमस सेल होता है। यानी कि जो आपका डायरेक्ट कंट्रोल होगा आपकी एक्टिविटीज़ पे, इंक्लूडिंग योर टोटल क्वालिटी कंट्रोल, इंक्लूडिंग योर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, एवरीथिंग इज बेसिकली हैव अ यूनिट। यानी कि उस यूनिट का अपने काम पे, अपनी कॉस्ट पे, अपनी क्वालिटी पे, अपने पावर पे, अपने डिसीजन मेकिंग पे पूरा कंट्रोल है। दूसरा, जबकि अगर आप इसको यूएसए की कंपनी से कंपेयर करो या किसी और डेवलप कंट्री से भी करो, तो उस केस में व्हाट विल हैपन इज कि दे विल ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट एट द फाइनल इंस्पेक्शन। यानी कि जब मान लो प्रोडक्ट को, जैसे मैंने कहा, एक प्रोडक्ट को इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू गो फॉर 9 एक्टिविटीज़। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली 9th एक्टिविटी कि भाई 9th में फाइनल प्रोडक्ट बन के आया, अब वो अच्छा बना या नहीं बना, मैं उसको हटा रहा हूँ। लेकिन द क्वालिटी कंट्रोल अगर आप लास्ट में करके रिजेक्ट करते हो तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है, उससे प्रॉब्लम आती है बल्क। आपका एक बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है या कह सकते हो रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट में सेट कर रहे हो। लेकिन आपकी जो जापानीज़ कंपनीज़ क्या होती हैं, वो क्या करती है, वो कभी भी एंड प्रोडक्ट नहीं है, वो हर स्टेज पे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करती हैं। ठीक है। हर लेवल पे प्रोडक्ट के क्वालिटी कंट्रोलर्स होते हैं जो उसको चेक करते हैं, ताकि आप अर्लियर स्टेज पे ही, शुरू की स्टेज पे ही आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपका कौन सा प्रोडक्ट वैलिड है और नहीं है, और उसे शुरू की ही स्टेज में, क्योंकि देखो अगर वो प्रोडक्ट 9 स्टेजेस क्रॉस करता है, इसका मतलब वो 9 स्टेज तक जो आपकी कॉस्ट होती है वो भी इनकर कर चुका होता है, और फिर आप उसको 9th पे आके जब एलिमिनेट करते हो तो आपकी वो कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है। लेकिन अगर आप उसे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड कैटेगरी में ही आइडेंटिफाई कर लो दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी द फाइनल
वर्जन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और आप उसे थर्ड एक्टिविटी से ही हटा दो तो क्या होगा, आपकी बाकी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट बच जाएगी. सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल पे काम करना है, आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम करना है, तो रादर देन फोकसिंग ऑन द लास्ट फाइनल आउटपुट, फोकस ऑन ईच एंड एवरी प्रोसेस, ईच एंड एवरी एक्टिविटी. ये एक कॉन्सेप्ट था जो बीपीआर से निकल के आया था या जिसके बेसिस पे बीपीआर स्टार्ट हुआ था. नाउ जब आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात करते हो तो हैमर ने और इंक्लूडिंग जैम्पी 6 स्टेप्स बताए थे. 6 स्टेप्स उन्होंने क्या बताए थे, सबसे पहले कि एक कंपनी का जो सीईओ होता है वो ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करे, वो ही इसको इनिशिएट करे, ताकि बाकी जो कंपनी एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके फ्यूचर विजन को समझ पाए, वो ये समझ पाएँ कि क्यों वो कंपनी बीपीआर की तरफ जाना चाहती है, क्यों वो कंपनी एक न्यू कॉन्सेप्ट को अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहती है. देन फिर उन्हें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी प्रोसेसेस हैं जहाँ पे वो कंपनी से इंटरेक्ट करते हैं और कौन सी प्रोसेसेस हैं जिसमें वो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं. यू हैव टू विजुलाइज द होल प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेयर योर मैनुअल पावर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेयर योर टेक्नोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. देन यू हैव टू थिंक कि कौन सी पर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं जिन्हें री इंजीनियर किया जा सकता है, जिन्हें दोबारा से टेक्नोलॉजी के थ्रू रीस्टार्ट किया जा सकता है. फिर अपनी करंट प्रोसेस को, जो भी आप करंट परफॉर्मेंस है, करंट आपकी प्रोसेस है, करंट आपकी एक्टिविटी है, उसको कंपेयर करो कि अगर मैं इसे मैनुअल या मैं इसे रोबोटिक्स में, इट मीन्स ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे एक्सपेक्टेड क्या आउटकम हो सकते हैं फ्यूचर में. एंड देन रीडिज़ाइन. नाउ यूज़ योर क्रिटिकल थिंकिंग, योर लेटरल थिंकिंग, योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशन एंड go for the redesigning process. See, redesigning is all about the work of engineering and technology and putting it in a way कि वो आपके प्रोडक्ट को एक नई जान दे. This is your implementing BPR. Then what kind of challenges exist in BPR? See, when we are talking about the BPR, it was a very whole new process and still certain companies are trying to implement in a good way. BPR रिसर्च का काम है. BPR में आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अंडरस्टैंड करने की कि आपको चाहिए क्या, आपका बिजनेस जो है, ठीक है, वो कहाँ जाना चाहता है, आपका बिजनेस किन वजहों से, किन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है. ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव अ BPR अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको यही नहीं समझ आ रहा दैट वाई एंड व्हाट इज हैपनिंग इन योर बिजनेस, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. री इंजीनियरिंग करना, पूरी प्रोसेस को दोबारा से एक नया लुक देना या कई बार प्रोडक्ट को एक नया लुक देना इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस. सो किसी भी सिंपल टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन से ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कई बारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ नॉट दैट ईजी टू कम अप विद द BPR. BPR एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट चेंज लेके आएगा. अब अगर वो परमानेंट चेंज लेके आएगा तो कई लोग हैं जो पुरानी मेथड से बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है, वो उसको रेजिस्ट भी करेंगे. यानी कि कुछ लोग होंगे जो उसके अगेंस्ट भी होंगे. उनके अगेंस्ट होने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि दे आर नॉट हैप्पी विद वे, मतलब दे आर टू हैप्पी विद द वे थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ एंड दे डू नॉट वांट टू शिफ्ट. उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा. तो जब आपको उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, उनकी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, उस केस में अगेन इट्स अ न्यू प्रोसेस. कई बार एडिक्वेट ट्रेनिंग ना होने की वजह से भी BPRs फेल हो जाते हैं, ठीक है. सो दिस वॉज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ BPR. ध्यान से सुना है तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा. एंड BPR पे शॉर्ट नोट आना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, अच्छे से करना है. देन कम्स योर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. सी, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? देखो, ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशन वो आपने पढ़ लिया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मैनेजमेंट भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है. अब एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? देखो, जब आप स्टडी करते हो दो तरह के बच्चे होते हैं. एक जो एग्जैक्टली तब पढ़ेंगे जब पेपर आ गए हैं, टेस्ट आ गए हैं, असाइनमेंट्स हैं, एंड दैट इज़ अ लास्ट मिनट स्टडी. बट देयर मस्ट बी सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर डूइंग simple amount of work on gradual basis, on regular basis. This is the basic difference. When you are doing your work according to the requirement of the time, you are a normal student. When you are doing it accordingly, I mean, you are putting your effort every day on certain things so that you are getting the grasp of the topic. That is the learning work. So हम इसे कहते हैं कि जब आप continuously engaged हो in certain activity to learn, to gain new knowledge, to understand the different concept, what exactly is happening in the market, how the organization are changing, what is exactly happening in the international front. जब आप ये सब समझने की कोशिश अपने काम के साथ साथ कर रहे होते हो और ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, वो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है.
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करती है कि वो ग्रो करे, वो खुद को डेवलप करे और उस डेवलपमेंट को यूज़ करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, कोई रेलेवेंस नहीं है किसी भी एम्प्लॉय को रखने की अनलेस एंड अनटिल वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है लर्निंग इज़ लाइक a good thing for your organization, and most importantly it's a kind of a permanent change जो कि आप तभी आ सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, हम ये कहते हैं दैट टू लर्न समथिंग वी हैव टू अनलर्न द प्रीवियस थिंग। अब अगर आपने पहले कोई चीज़ सीखी है और अब आप ये कह रहे हो कि मैं उसे ज़िंदगी भर फॉलो करना चाहता हूँ, तो आप कोई भी नई चीज़ लर्न नहीं कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू अनलर्न पुरानी चीज़ें। हमें पुरानी चीज़ें भूल के ही हमेशा नई चीज़ों पे जाना होता है। तो आपका पर्पस क्या है? आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, आप अपनी नॉलेज को इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो, आप अनलर्न करना चाहते हो अपनी पुरानी नॉलेज को और नई नॉलेज को अपने अंदर लाना चाहते हो। यही एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद होता है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स या फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे लोग या आपके एम्प्लॉयज़ दे फील फ्री कि वो अगर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, तो उनकी आइडियोलॉजीज़ को कोई चैलेंज नहीं करेगा। लेकिन आइडियोलॉजीज़ को चैलेंज करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इट्स अ काइंड ऑफ अ शेयरिंग एनवायरनमेंट दैट इफ आई हैव अ क्वेश्चन यू आर आंसरिंग, और मे बी यू हैव अ क्वेश्चन आई एम आंसरिंग, बट आई एम नॉट कटिंग यू डाउन। दैट इज़ द पॉइंट। दूसरा, लर्निंग इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। सी, आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रोसेसेस, उसकी प्रैक्टिसेस, उसके वैल्यू सिस्टम के लिए कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, बड़ी है, इन्फॉर्मेशन छोटी है, बड़ी है, नई है, पुरानी है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, आप काम है उसे लर्न करना, उसे इंटरप्रेट करना, उसे एनालाइज करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फैलाना थ्रू डिस्कशन, थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन। लर्निंग एक ऐसी चीज़ होती है विच एक्चुअली नेवर एंड्स। इफ़ वी से दैट यू आर लर्निंग, यू विल बी लर्निंग टिल द एंड ऑफ योर टाइम। वाई? बिकॉज लर्निंग इज समथिंग विच गिव्स यू अ इंसाइट ऑफ एवरीथिंग। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप। देखो, जब हम बात करते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम एक बहुत सिंपल सा फ्रेज बोलते हैं, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप वो प्रैक्टिस भी करो जो आप लोगों को समझाते हो। इसका मतलब अगर मैं लोगों को कोई भाषण दे रही हूँ, अगर मैं लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ, लेकिन रियल लाइफ में आई एम डूइंग दी ऑपोजिट, देन आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ लर्निंग पर्सन। आई एम जस्ट समवन हु इज प्रीचिंग थिंग्स बट नॉट फॉलोइंग थिंग्स। तो you have to concentrate on those things which you can actually set as an example in terms of as a leader, and you are also trying to motivate others, and it should be a very much permanent mental and behavioral change. See, learning organization का मतलब क्या होता है? You should have a mental and behavioral change both. How? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिजिड इन नेचर हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिजिड इन नेचर है। लर्निंग का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों से सीखते नहीं हो, ठीक है। आपकी जो एक अडॉप्शन होती है फॉर द न्यू प्रोसेसेस, लोगों को, प्रैक्टिसेस को, चीज़ों को नया लर्न करना, फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए यूज़ करना, अगर आपके अंदर वो नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स मेंटेनिंग और कहते हैं ना क्रिएटिंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। दिस पर्टिकुलर नेम ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज गिवन बाय पीटर सेज। अब पीटर सेज ने ये कहा था कि अगर हमें लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है, मतलब पीटर सेज की एक बुक थी 5th डिसिप्लिन, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे किसी को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाना है तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करती है टू बी अडेप्टिव, लर्निंग जनरेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, टू थिंक समथिंग न्यू, बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव, और उन्हें उसके लिए मोटिवेट करे, प्रमोट करे और उनको वो हेल्प भी दे, दैट इज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर उन्होंने 5 डायमेंशंस बताई थी, ठीक है। ही इन 5th डिसिप्लिन ही एक्चुअली टोल्ड अबाउट सर्टेन डायमेंशंस जो कि एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन को और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को अलग करती है। So the first one is about the systematic thinking. See, what is systematic thinking? When we are talking about systematic thinking, basically what we are telling you एक कि चीज़ों को समझना शुरू करो। Every concept may or may not be simple, but complexity is not something which cannot be understand. But उसको आपको इंटर रिलेट करके समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू लर्न द डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन,
And if I am not understanding how the demand and supply are moving in the market or generated in the market, I cannot understand the concept. You have to understand the interrelatedness of the things. यही ऑर्गेनाइजेशन में होता है. आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके डिपार्टमेंट्स, आपके फंक्शंस, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी प्रोसेसेस, आपके एम्प्लॉयज़, ये सब इंटीग्रेटेड है. ये सब अलग अलग नहीं है. बट पहले आपको इनको अलग समझ के इनको इंटीग्रेटेड वे में कंप्लीट समझना ज़रूरी होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल समझने हैं तो आपको शॉर्ट टर्म गोल समझना भी ज़रूरी होता है. अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म नहीं समझते, या इवन शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म को डिनाई करते हो, तो आप एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग इन दी सिस्टमैटिक वे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत अच्छा सा है कि आपको अभी कॉस्ट कम करनी है तो आपने R&D सीधा कम कर दिया. नाउ द पॉइंट इज यू डिडंट अंडरस्टैंड इवन फॉर अ सेकेंड कि R&D कम करने से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करने से आप अपने किसी ना किसी लॉन्ग टर्म गोल पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. यू ऑलवेज नीड टू थिंक इन अ सिस्टमैटिक वे कि किस तरीके से आपका एक डिसीजन आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को अफेक्ट कर सकता है. ठीक है. नाउ 1 second, there is the page. सेकेंड इज अबाउट द पर्सनल मास्टरी. सी, पर्सनल मास्टरी का मतलब है एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. कोई एक इंडिविजुअल कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का रीज़न नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ये बंदा है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल है. लेकिन उस पर्सन का उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में पॉइंट 1, 2 कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर होगा. नाउ द पॉइंट इज, जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो और आप जो भी स्किल्स लर्न करते हो एज एन इंडिविजुअल, वो आपकी पर्सनल प्रोसेस का भी एक पार्ट होता है. आप ये मत सोचो कि वट एवर यू आर लर्निंग as an individual, the benefit is going for the organization only. No, the benefit is for you also. When you are doing something, when you are redefining things, when you are doing activities, when you are learning something and you are consistent with that, you are being patient with that, you are understanding those things, तो आप उसे अपने पर्सनल गोल्स के सेंस में भी समझ सकते हो. ठीक है. देन इट्स अ वेरी मेंटल मॉडल. वाई इट्स अ मेंटल मॉडल? देखो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग स्किल्स, ठीक है, और इवन मास्टरी. दिस पर्टिकुलर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. नाउ व्हाई इट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, वो आज की डेट में इंटरनल पॉलिटिक्स, गेम, डोमिनेंस, पावर गेम, ब्लेम गेम का एक पार्ट है. लेकिन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आपको ये सिखाना चाहती है कि रादर देन प्लेइंग दीज माइंड गेम और मेकिंग और कटिंग डाउन ऑन द पीपल, it is better to have a united, balanced, open mindset. Means when you understand that you are going to work with these people only, so try to have a environment in the organization where each of us have a very free mindset to express ourselves, and we are also kind of a person who is welcoming criticism. मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों को देना चाहती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे अंदर इतना पेशेंस भी है और मेरे अंदर इतना, कहते हैं ना, लॉजिक भी है कि अगर कोई मेरी बात का क्रिटिसिज्म करता है तो मैं उसे ऑन हार्ट लेने की बजाय समझती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन इज सेइंग. वी एज अ ह्यूमन हैव बिकम अ काइंड ऑफ अ पीपल जहाँ पे हमें कोई अच्छा बोलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बट कोई हमें गलत बोलता है तो हमें ये लगता है कि नहीं, ऐसा क्यों है. बट अगर हमारी थिंकिंग कुछ ऐसी डेवलप हो जाए दैट व्हेन समबडी इज appreciating us, we are understanding it but not getting it on our head. But when someone is criticizing it, rather than taking it on heart, we are taking it in our mind and understanding how to improve on that. This kind of thinking is basically a kind of a mental model on which learning organization works. Then building shared vision. See, when we are talking about द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ज़्यादा एम्फोसिस होता है वन विजन. नाउ व्हाट इज़ वन विजन? वन विजन का मतलब है देयर शुड बी अ पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर, एंड इट शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी पीपल, एवरी वन हु इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, हु इज़ एक्चुअली हैविंग दैट पॉसिबिलिटी कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस डायरेक्शन में काम कर रहा है.
इट्स अ वेरी, देखो जितने कॉन्सेप्ट सुने हैं अगर ध्यान से समझ में आया, इट्स अ टीम लर्निंग। हम किसी पर्सन के आइसोलेशन में काम करने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ग्रोथ के लिए काम कर ही रही है, लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू आर हैविंग इन टर्म्स ऑफ अ डायलॉग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि see, dialogue means that I should be able to communicate with my team member, with my supervisor, with everybody without any hesitation. When that comes, only then we can say that there is a team learning in an organization. So this success of any learning organization actually depends upon these 5 aspects. अगर ये 5 dimension 5 aspects आप achieve कर पाते हो तो आप अपने आप को एक learning organization बोल सकते हो. Now why it is important, मतलब what is exactly the relevance of learning organization, why it is better than a traditional organization. तो देखो, learning organization आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ सिखाती है which is called again be innovative. लेकिन बिना लर्निंग के तो आप इनोवेटिव हो ही नहीं सकते ना। तो जब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या नया प्रोडक्ट कैसे इंट्रोड्यूस करे, उसकी बीपीआर हमने से पहले किया, री इंजीनियरिंग क्या करे, इन सब के लिए आपका खुद का एक खुले माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक रिजिड नेचर के हो, आप नई चीज़ें लर्न नहीं करना चाहते, आप पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़ना नहीं चाहते, आप पुराने तरीके से ही काम करना चाहते हो, तो फिर आप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे तो कभी काम ही नहीं कर सकते। दूसरा, एक्चुअली योर वैल्यू इज़ लर्निंग, ठीक है। अगर आप एक चीज़ याद रखो आज की डेट में, तो आज की डेट में रादर देन वैल्यूएबल और टेंजिबल थिंग्स जो पहले होती थी, ऑयल, लैंड, ग्रेड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग बन गई है टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि एक इंटेंजिबल, ठीक है। उसी टेक्नोलॉजी से आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो, स्किल्स गेन कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये टेंजिबल नहीं है, बट इन्हीं की आज की डेट में वैल्यू है। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर लर्निंग इज एक्चुअली योर वैल्यू। देन मार्केट लीडरशिप, अगर आपको मार्केट में एक एज हासिल करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर प्रूव करना है, तो उसके लिए लर्निंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज लर्निंग मेक्स यू अपडेटेड, लर्निंग मेक्स यू अवेयर विद द ट्रेंड्स, लर्निंग मेक्स यू मोर प्रोएक्टिव, लर्निंग मेक्स यू स्टेइंग अहेड। कहने का मतलब ये है कि अपने कॉम्पिटिशन से आगे रहने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप मार्केट में आगे रहो, और वो आपके लिए लर्निंग लेके आता है। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि ओनली ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो ग्रोइंग, द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू हैव क्रिएटेड अ पॉजिटिव वर्क प्लेस, वो ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए एम्प्लॉय टर्नओवर कम है, इसीलिए एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए एम्प्लॉय का खुद का पर्सनल डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसीलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट है। एंड एफिशिएंसी इज ऑल्सो लर्निंग। सी, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कितने कमिटेड हैं, कितने इनोवेटिव हैं, कितना अच्छा वो बाहर के थ्रेट्स को हैंडल कर सकते हैं, यही उनकी एफिशिएंसी है। दे कैन डिलीवर द क्वालिटी प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर सेटिस्फाइड एंड ओनली व्हेन दे आर कमिटेड। सो efficiency is also learning. So these are the two concepts, BPR and your learning organization. Go through that. इसको बहुत ध्यान से सुनना, you will be able to write it.